हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो बच्चों, आज हम मैग्नेटिज्म की नेक्स्ट क्लास और कल की क्लास में हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा था। आज उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। आज उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं और उसके ऊपर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, वो आपको कराने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज कर रहे हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडिंग डाल सकते हो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट वायर। करंट कैरिंग वायर, हमें पता है, हमने कल पढ़ लिया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक स्ट्रेट वायर है जिसकी कुछ फाइनाइट लेंथ आपको गिवन होगी, क्या क्या चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं, ठीक है। और उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उस वायर से किसी भी डिस्टेंस पर, किसी डिस्टेंस आर पर आपको कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जरा। मान लो बच्चों, हमारे पास में ये एक वायर है, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है और देखिए ये एक स्ट्रेट वायर है। कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसमें, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है बच्चों आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इस वायर, ये कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ये अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, किसी ने कहा कि चलो ठीक है, मेरे को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये पॉइंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इस पी पॉइंट पर क्या होगी ये कैलकुलेट कर दो। और ये क्या है कि पी पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखी है और वो डिस्टेंस है मान लो ए। क्या बोलो, ए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ। कौन सा यूज करेंगे, लॉ करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। बायोट-सैवर्ट्स ने कहा था कि इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर कहीं पर आप एक छोटा सा करंट एलिमेंट अगर कट करते हो, हम उस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब पूरे वायर की वजह से निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज कर लेंगे बच्चों। चलो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ से कुछ डिस्टेंस नीचे जाके, मान लो कितनी डिस्टेंस जाके नीचे, एल डिस्टेंस पे जाके यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कट कर लिया बच्चों। ये करंट एलिमेंट कट कर लिया यहाँ पर, ओके। आईडीएल वेक्टर, करंट एलिमेंट, ओके, आईडीएल वेक्टर। आप इसके बारे में तो बच्चों जानते ही हो, ठीक है ना। आईडीएल क्या होता है, ये होता है हमारे पास में बच्चों करंट एलिमेंट। क्या है अपने पास में, एक करंट एलिमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। क्लियर है बच्चों। तो इस वायर की, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। तो ये डिस्टेंस मान लो आर है, ये एंगल मान लो कितना है, थीटा। तो यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है डी बी बच्चों, वो आपको जानते हो बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से सुने, ये जो आपने वायर लिया हुआ है, ये जो पूरा वायर लिया है, यहाँ से आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, ठीक है, ये कर लिया, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो आप, डी बी निकाली, ठीक। उसकी डायरेक्शन बता सकते हो आप किधर होगी, यस सर। डायरेक्शन के लिए तो हमारे पास तीन रूल हैं बच्चों। पहला तो मैं बोलूँगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी अलोंग डीएल क्रॉस आर वेक्टर के अलोंग। अब डीएल वेक्टर किधर है, देखिए इधर है। आर वेक्टर किधर है, इधर है। डीएल क्रॉस आर वेक्टर, तो अपना राइट हैंड पकड़ो बच्चों और उसको किसकी तरफ पॉइंटेड कर लो, डीएल की तरफ, ठीक है। और फिंगर्स को किधर रोटेट करवाइए, आर वेक्टर की तरफ। तो थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स किधर है, इनवर्ड्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। क्लियर है बात। अब दूसरी बात ये है बच्चों, डायरेक्शन देख सकते हैं हम राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि हम जो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हैं, या जो करंट एलिमेंट है या जो पूरा वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक छोटा सा जो एलिमेंट है उसको अपने राइट हैंड में पकड़ लो। इन सच ए वे आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एलिमेंट था आपका करंट, इसको इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से भी पकड़ सकते हो आप, इस तरीके से भी पकड़ सकते हो। इस तरिके से पकड़ा क्योंकि करंट की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए। अब आपकी फिंगर्स किधर पॉइंटेड करो, उस पॉइंट की तरफ जहां पर, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी, ये कर लिया।
तो आपकी जो पाम होगी, पाम का मतलब हथेली, पाम की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, है ना, ऐसे पकड़े हुए, तो पाम की डायरेक्शन इधर है। ये वायर है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी, पाम किधर है, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तीसरा रूल हमारे पास में है, वो है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, फिर से करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हो, फिंगर्स को पॉइंटेड करते हो टुवर्ड्स दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू चेक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फिंगर्स कर ली। अब फिंगर्स आप किधर रोटेट करवा, ऐसे घुमा सकते हो क्या, कर्ल ऑफ फिंगर्स, नो, इधर घुमा सकते हैं। तो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो इसलिए हमने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, मेरे को तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमने कहा कि हमने क्यों ना ऐसा करते कि इसके ऊपर पूरे वायर की वजह से चाहिए, तो इसके ऊपर छोटे छोटे कितने एलिमेंट कट कर लेते हैं, इनफाइनाइट, सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, डी बी, और उसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हो, देखिए आप छोटा सा एलिमेंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पर कट करते हो उसकी वजह से भी अंदर, यहाँ पर उसके अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर, इनफाइनाइट एलिमेंट कट किए हमने और सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, यहाँ पर डी बी और सेम डायरेक्शन में थी, तो नेट फील्ड निकालनी है तो डी बी को ऐड कर दो, और इनफाइनाइट एलिमेंट्स कट करके जो हमने इनफाइनाइट वैल्यू निकाली है डी बी उनको ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन। इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ के ऐड करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। अब देखिए कैसे, अब इस डीबी को इंटीग्रेट करना हमें, और डीबी को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर वेरिएबल जो हैं वो तीन वेरिएबल हैं बच्चों, ये बात ध्यान रहे। कौन कौन है, देखिए सबसे पहले डीएल वेरिएबल है, क्योंकि एल वेरिएबल है तो डीएल भी वेरिएबल है। क्यों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एलिमेंट यहाँ पर है तो एल कुछ है, ये एलिमेंट जब यहाँ पर होगा तो एल कुछ होगा, ये डीएल यहाँ पर होगा तो एल कुछ होगा, एल वेरिएबल। थीटा भी वेरिएबल, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पर तो थीटा वैल्यू कुछ है, जब एलिमेंट यहाँ पर आएगा तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जब ये डीएल यहाँ पर होगा थीटा वैल्यू 0 होगी, डीएल यहाँ पर होगा थीटा कुछ होगा। आर भी वेरिएबल है, क्योंकि आप इस डीएल को यहाँ पर मानोगे तो आर की वैल्यू भी तो चेंज होगी। तो तीन वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक काम किया, देखिए जब आप एलिमेंट यहाँ पर कट करोगे बिल्कुल नीचे, तो उस टाइम पर थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, थीटा ये अलग होगा। जब एलिमेंट यहां पर आप कट करोगे तो थीटा की वैल्यू कुछ होगी। तो ये पूरा एंगल बच्चों, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल मैं मान लेता हूं बच्चों बीटा, और ये एंगल कितना मान लेता हूं मैं, अल्फा। कितना मान लेता हूं, अल्फा। और ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल मान लेते हैं फाई। कितना मान लेते हैं, फाई। ध्यान से देखिए कितना एंगल मान लिया, फाई। ओके, अब जब ये एलिमेंट यहां पर होगा तो इस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये एलिमेंट यहां पर आएगा इस एंड पर, तो ये फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा के इक्वल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बीटा। या फिर एक काम कर सकते हो आप, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना, स्केंसिज के हिसाब से इसको बीटा रख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है, अल्फा है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट कट करोगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा। और जब यही एलिमेंट यहाँ पर कट करोगे तो इस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बीटा। यानी कि अगर अलग अलग सिचुएशंस पर फाई की वैल्यू अलग अलग है, तो क्यों ना हम सभी वेरिएबल्स को फाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाई के टर्म में कन्वर्ट, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए इस ट्राइंगल का यूज करते हैं, इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल में आप जानते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। ओके, इस ट्राइंगल में L/A किसके इक्वल होगा, पहले मेरे को ये बताइए, L/A। तो L देखो फाई की टर्म में निकाल रहे हैं, फाई एंगल, ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल। तो फाई के अपोजिट में जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा आपका बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है हमारे पास में, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेंजेंट फाई। फाई की टर्म में निकाल रहे हैं, ना कि थीटा की टर्म। तो यहाँ से बच्चों L की वैल्यू आ गई हमारे पास में A टेंजेंट फाई। इसको डिफरेंशिएट कर दो आप बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फाई। L का डिफरेंशिएशन हो जाएगा DL/D फाई। A कांस्टेंट है,
एज इट इज। टेंजेंट फाई का डेरिवेटिव होता है, याद कर लो हमारे बाय वाले बच्चों, सीकेंट स्क्वायर फाई। टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाई। तो यहाँ से डी एल की वैल्यू मिल गई बच्चों ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ये डी एल की वैल्यू। अब डी एल की वैल्यू तो निकाल दी हमने फाई के टर्म में, देखो फाई के टर्म में आ गया, ए तो कांस्टेंट है। अब इस तरीके से आर भी वेरिएबल है, फिर से आर बाई ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पर देखिए जरा आप, आर बाई ए। तो 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस, हाइपोटेन्यूस बाई बेस होता है सीकेंट थीटा, यानी कि सीकेंट फाई। आर की वैल्यू आ गई ए सीकेंट फाई। तो हमने आर की वैल्यू भी फाई के टर्म में कैलकुलेट कर ली। अब क्या बच गया हमारे पास, थीटा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ट्राइंगल्स के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा बच्चों, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। सो थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस फाई। तो इस तरीके से तीनों के तीनों जो वेरिएबल्स थे हमने फाई की टर्म में कन्वर्ट कर दिए। समझ आ रही बात। तो अब इस पी पॉइंट पर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो देखो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल वेक्टर इज डीबी, और डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर है, ठीक है। बट डीबी की वैल्यू आएगी कितनी, अब डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। डी एल की वैल्यू क्या रख देंगे हम, ए सीकेंट स्क्वेयर फाई डी फाई साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई दिखाई दे रहा बच्चों, 90 माइनस फाई बाई आर स्क्वेयर, और आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ए सीकेंट स्क्वेयर फाई हो जाएगा। देखो सीकेंट स्क्वेयर फाई से सीकेंट स्क्वेयर फाई तो कैंसिल हो गया, एक ए से ए भी कैंसिल हो गया। तो डीबी की वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, उस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई, वो आई म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना। और ये बच गया साइन 90, आई भी बच गया, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि कोस फाई डी फाई बाई ए, ये बच गया, ये डीबी। अब देखो, अब छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये थी, इसमें 3 वेरिएबल्स थे, इसमें वेरिएबल कौन है, एक है फाई। और फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है बच्चों, फाई की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम एंगल माइनस अल्फा टू बीटा। क्योंकि देखिए जरा, इस डायरेक्शन में एंगल को मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, तो ये एंगल हो गया माइनस अल्फा। फाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, फाई की वैल्यू यहाँ पर 0, फाई की वैल्यू घटते घटते इस डायरेक्शन बढ़ते कितनी हो गई, माइनस अल्फा। माइनस साइन तो डायरेक्शन शो कर रहा है, ओके, माइनस अल्फा। और जब करंट एलिमेंट होगा तो फाई की वैल्यू माइनस अल्फा होगी। जब करंट एलिमेंट यहाँ पर बहुत करंट एलिमेंट करेंगे, यहाँ, फिर बाद में यहाँ पर एक एलिमेंट कट करेंगे ना फाइनली, तो इस फाई की वैल्यू फिर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू बीटा। यानी कि फाई की जो लिमिट होगी वो है माइनस अल्फा टू बीटा, माइनस अल्फा टू बीटा। क्लियर है बच्चों, इतना नोट जरूर कर लें, एक बार नोट जरूर कर लें। तो अब आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करोगे, नेट फील्ड एट पॉइंट पी, तो जो डीबी की वैल्यू निकाली आपने, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कोस फाई डी फाई बाई ए, तो इसको करोगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। कहाँ से कहाँ, फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस अल्फा टू बीटा, माइनस अल्फा टू बीटा है। क्लियर है, ओके। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों उसको बाहर ले आइए आप। चलो डीबी का इंटीग्रेशन हो गया बी, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई। जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है उसको बाहर, आई बाई ए भी बाहर कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन बचेगा कोस फाई का बच्चों, डी फाई, लिमिट फ्रॉम माइनस अल्फा टू बीटा। कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, वो आई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन फाई, लिमिट फ्रॉम माइनस अल्फा टू
बीटा। अब लिमिट पुट तो करनी आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन ऑफ फाई की जगह अपर वाली लिमिट अपर लिमिट मतलब बीटा माइनस लोअर लिमिट साइन फाई की जगह माइनस एल्फा। और ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आई, वो आई बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन बीटा प्लस साइन एल्फा हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि साइन माइनस एल्फा होता है माइनस साइन एल्फा, माइनस माइनस हो गया प्लस का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई। ये फॉर्मूला आपको हर टाइम पर याद होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, या साइन बीटा प्लस साइन एल्फा, आप कुछ भी ले सकते हो। मेरी बात समझ में आई? हाँ, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो होगी वही पुट करनी है, बीटा की वैल्यू जो होगी बिना साइन के। बट एक बात ध्यान में रखो, अल्फा का मेजरमेंट क्लॉकवाइज ऐसे किया है आपने, ठीक है, और बीटा का ऐसे क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज। ध्यान रहे, आपको बताएंगे आपको अभी। क्लियर है? नोट करें आप इसको, देखिए ध्यान से, फिर से आपको नोट हो गया? ठीक। अल्फा बीटा की पहचान करवा देंगे आपको, कोई खास बात नहीं है। देखो बच्चों, हमने देखा कि मान लो एक फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ये रहा, करंट आई है, इस वायर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जबकि आपको ये दे रखा है कि ये एंगल देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अल्फा है और ये एंगल आपका कितना है, मान लो बीटा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इस पूरे वायर की वजह से वो आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। ये आया। क्लियर है बच्चों? याद हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पूरे यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर होगी? इनवर्ड, क्योंकि स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर, राइट हैंड में पकड़ो इसको, करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स पॉइंटेड करो टुवर्ड्स दिस पॉइंट, उंगलियां किधर घूम सकती है? आपके अंदर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इनवर्ड। यहाँ पर दो स्पेशल केस बन सकते हैं बच्चों आपके, दो नहीं मैं तो कहूँगा 3 स्पेशल केस नंबर। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब वायर जो है आपका ऑफ इनफाइनेट लेंथ, किस लेंथ का हो गया? इनफाइनेट, बहुत बड़ा वायर आपके पास में। अब ये इनफाइनेट का मतलब ये एक रिलेटिव टर्म होती है बच्चों, ये नहीं कि इनफाइनेट लेंथ का वायर होगा, एक फाइनेट लेंथ के वायर को भी हम इनफाइनेट मान सकते हैं, फाइनेट लेंथ के वायर को भी इनफाइनेट माना जा सकता है। कैसे? देखिए क्या मेरे पास में क्या होता है, ये एक वायर है, मान लो ये पूरा एक वायर है, ये वाला वायर है। अब मैं इसके ऊपर वाले एंड को भी देख पा रहा हूँ, नीचे वाले एंड को भी देख पा रहा हूँ, तो इसकी लेंथ मेरे लिए फाइनाइट है। मैं इसके इतना पास चला जाता हूँ बच्चों कि इसके ऊपर वाले एंड को देखने के लिए मेरे को ऊपर वाला एंड भी नहीं दिखाई दे रहा, नीचे वाला एंड भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे लिए ये वायर जो होगा किस लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का। अब मेरे को इसके ऊपर वाला एंड देखना होगा, तो बिल्कुल इसके पास से आप देखोगे, ऑब्जर्वर इसके बिल्कुल पास है, तो इसके ऊपर वाले एंड को देखना है तो पूरी आपको गर्दन घुमानी पड़ेगी। क्लियर है ना? आप ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर वाले एंड को, ये ऊपर वाला एंड बहुत दूर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो ये बहुत दूर है, और ऊपर वाले एंड को देखने के लिए मेरे को कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री। और नीचे वाले को देखने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ तब अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि हमारे पास में अगर ये वायर है, अगर कोई भी एक वायर है और वो किस लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का, और आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो इस केस में अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? देखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। याद रहे, एक इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर आपके पास में है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए होती है। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए होती है। क्लियर है?
हो जाएगा, समझ में आई बात? ठीक। अब देखिए स्पेशल केस नंबर 2। अगर मैं कहता हूं इनमें से एक एंगल अल्फा है, मान लो अल्फा है 0 मान लो, एंड बीटा है हमारे पास में मान लो 90 डिग्री, तो इस वायर को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर। मतलब क्या है समझते हैं। अब अल्फा तो 0 है, जैसे एक वायर ऐसा है, ये वायर करंट आई है, ये इनफाइनाइट तक चला जाता है, और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब ऊपर वाले एंड को देखने के लिए तो कितना घूमना पड़ेगा आपको? 90 डिग्री। मतलब बीटा इन दिस केस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बीटा तो हो गया 90। अब अल्फा कितना? 0 है, नीचे वाले एंड से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली गई है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी? 0। तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी बच्चों μ0/4 I/A इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन 0 0, 0 + 1 1 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4 I/A हो जाए। याद होना चाहिए, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4 I/A, और इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर है तो μ0/4 2I/A हो जाएगी। क्लियर? अदरवाइज ये फॉर्मूला तो आपका है ही। ठीक है, समझ आई बात? ठीक। अब बच्चों स्पेशल केस नंबर 3। स्पेशल केस नंबर 3, अगर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ हमारा? थीटा इज इक्वल टू 0 का, हाँ बच्चे नीचे जाओ। अगर वायर किस लेंथ का है हमारे पास, अगर थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। मतलब क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? ठीक है ना, इधर वाला एक बार नोट कर लो। हमने ये देखा था, अगर ये एक वायर है, करंट आई है, ठीक है ना, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आप निकाल रहे थे dB, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट जैसे आपने कट किया था, ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास में थीटा होता था। ये एंगल हमारे पास में कितना होता था? थीटा। अब ये पॉइंट एक बार नोट कर लो बच्चों इसको, ठीक है ना, यहाँ से होगा नहीं, नोट कर लें एक बार। स्पेशल केस नंबर 3 में मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं एक वायर है मेरे पास में, मान लो ये वायर है, ठीक है, आप मान लो इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया हमने, ये वाला, ठीक है, आइडियल वेक्टर, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं आप, मान लो इसकी वजह से dB, तो ये डिस्टेंस मान लो r है, तो ये एंगल होता था ना थीटा। अगर ये पॉइंट बच्चों सोचो आप यहाँ पर आ जाए आपका, यानी कि ऑन द एक्सिस ऑफ वायर के एक्सिस पे ही आ जाए, ये यहाँ पर ले जाओ, तो थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, वैसे पता ही आपको dB की वैल्यू कितनी होती है? μ0/4 I/dl साइन θ/r²। थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करो, साइन 0 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब यह ध्यान में रखो, अगर एक थिन वायर है तो थिन वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है। थिक वायर नहीं, मोटा वायर की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक मोटे वायर की बात नहीं कर रहे हैं, एक थिन वायर की बात चल रही है, ठीक है। तो एक थिन वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0, या ऑन द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होती है। या मैं ये बोलूँ ऑन द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है? समझ आया? तो एप्लीकेशन थी, ठीक है। आइए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराते हैं बच्चों, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट हो गया? ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है ना, हमें अभी देखा कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट मान लो I फ्लो रहा है, तो उस वायर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है? अल्फा, एंड ये एंगल कितना दिया गया है आपको? बीटा। तो μ0/4 I परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि A इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला हमने देखा।
अब जैसे क्वेश्चन हमने ये भी देखा कि अगर कोई थिन वायर है तो उस वायर के ऊपर या ऑन द एक्सिस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है बात। अब देखो हमारे पास में जैसे क्वेश्चन ये बना दिया मैंने कि एक वायर है मान लो और इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है, मान लो ऐसा मान लिया। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। और ऐसा मान लेते हैं कि बच्चों करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है मान लो, ठीक है ना। तो करंट को यहाँ पे दो पाथ दिखाई दिए, करंट कुछ यहाँ से गया I/3 और यहाँ से करंट गया मान लो कितना हो जाएगा 2/I/3। जंक्शन रूल लगा दिया ना, इधर से I/3 करंट गया है, ठीक है ना। जो ये वायर्स हैं सभी, जो इसका जो रेजिस्टेंस है वही इसका रेजिस्टेंस है, वही इसका रेजिस्टेंस है, यही इसका रेजिस्टेंस। तो हमने करंट डिवाइड कर दिया, आपको दिया मिलेगा। मान लो I/3 करंट इधर से गया तो इधर से कितना गया 2I/3, जंक्शन रूल मैंने लगाया। तो अब यहाँ पर भी करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारे पास में 2I/3। यहाँ पर भी करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2I/3। यहाँ से करंट I/3 आया और इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है ना, I, ठीक है। और ये जो वायर है अपने पास में, मान लो ये स्क्वायर के अपने पास में क्या है डायगोनल्स, ये डायगोनल्स के लॉन्ग वायर, ठीक है, ये है। देखो अब हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के सेंटर पर मीन्स यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मान लो हमारे पास में इसका नाम रख देते हैं PQRS, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो देखो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये वायर है ऐसे कुछ I करंट आ रहा है और जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो ये P पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, मान लो कोई भी जनरल पॉइंट O है, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो आप। तो ये जो पॉइंट है इस वायर की कहाँ पर है, एक्सिस पर है। तो वायर की एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर वो होगी 0। सिमिलरली इस वायर की वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था ना कि कोई भी एक थिन वायर है उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो उस वायर के ऊपर या उस वायर की कहीं पर भी एक्सिस पर पीछे आगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू 0 होती है। तो इस वायर की एक्सिस पर ही तो है ये पॉइंट, क्योंकि ये वायर जो कहाँ से पास हो रहा है O से, अब इस वायर की भी एक्सिस पर ही है ये वो पॉइंट। तो इन दोनों वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। अब वायर बच्चे हैं जैसे PQ वायर है, QR है, RS है या PS, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं PQ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो देखिए PQ वायर अपना कुछ ऐसा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 2I/3 और आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर स्क्वायर है तो अगर इस स्क्वायर की साइड A मान ली जाए, स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है वो A मान लेते, तो ये जो डिस्टेंस होगी अपने पास में ये हो जाएगी बच्चों A/2, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस ये हो जाएगी। क्लियर है। अब हमने देखा इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, ये एंगल बीटा होता था ना, स्क्वायर है तो ये एंगल भी 45 होगा और ये भी कितना होगा 45, यानी कि अल्फा की वैल्यू 45 है, बीटा की वैल्यू भी 45 है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस PQ वायर की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड PQ वायर की वजह से कितनी हो जाएगी μ0/4πI/A, यानी कि 2I/3 बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है A/2 है। क्लियर है। इनटू कितना बच्चों साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45 है, प्लस साइन बीटा, बीटा की वैल्यू भी 45 है। समझ में आ रही बात। क्लियर है ना। ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQI वैल्यू हमारे पास में μ0/4π, ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा, 2 2 जा 4I/3A। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बच्चों, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ऐड करोगे तो ये आएगी 2/√2, 2/√2, ठीक है ना। √2 इसको क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बची हमारे पास में इंटू √2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की, और इस वायर इस PQ वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी इनवर्ड,
ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए उसकी तरफ, फिंगर्स किधर हमारे पास में, किधर, यानी कि पाम की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आएगी इनवर्ड्स। सिमिलरली आप क्यू आर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर से अब यानी कि बाय सिमेट्री आप समझ सकते हो कि पी क्यू वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई, वही क्यू आर की वजह से आई, क्यों, करंट की वैल्यू भी सेम है और सेम एंगल बनेंगे। और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड, किधर होगी, इनवर्ड। सिमिलरली आर क्यू आर एस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्यों, करंट की वैल्यू सेम है और एंगल भी सेम है। और इसकी वजह से मैग्नेटिक करंट नीचे, ठीक है, इस तरफ उंगली आप पॉइंटेड करो, पाम किधर आपकी इनवर्ड, यानी इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, इसकी वजह, यानी कि इस तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम और सेम एंड इन सेम डायरेक्शन। सो इन तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर देखें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बोलो, पी क्यू वायर की वजह से, और हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड आर एस की वजह से बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, और वैल्यू आ रही है हमारे पास में म्यू नॉट बाई 4π/√2I/3a, ये मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड्स, ये हमें मिला। बोलो क्लियर है बच्चों। अब हमें एक वायर और बच गया बच्चों हमारे पास में, नीचे वाला, जिसमें करंट कितना, I/3, इसकी वजह से भी कैलकुलेट कर देंगे। देखो ध्यान से, अब अपना ये है, इसमें करंट I/3 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/2, साइड अगर इसकी ये है तो, ठीक है ना, और ये हो जाएगा बीटा, और ये हो गया अल्फा। ये एंगल भी कितने कितने होंगे, 45 और 45। मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, किसकी वजह से, पी एस वायर की वजह से, म्यू नॉट बाई 4πI/3 बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बच्चों ये वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी पूरी बताओ, √2। तो सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 4π, ठीक है ना, और ये 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाए 2√2I/3a, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। बट अब डायरेक्शन की बात आती है। अब इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं, पकड़ लिया, थंब करंट की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखनी है ना आपको मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी तरफ फिंगर्स पॉइंटेड करो, तो आपकी पाम किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर ये आउटवर्ड। ये तो है इनवर्ड, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस वायर की वजह से आउटवर्ड, और इनकी वजह से यहाँ पर 0 है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें तो निकालना है बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, इनकी वजह से अंदर की तरफ है और इसकी वजह से बाहर, तो अंदर की वैल्यू ज़्यादा है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताओ, 3 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4π/√2I/3a, ठीक है ना, क्योंकि इस एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये। अब इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, और इसमें सब्ट्रैक्ट करो जो बाहर की तरफ है, कितनी वैल्यू बताओ, म्यू नॉट बाई 4π/√2I/3a। क्लियर है ना। तो इसको सोल्व कर लो बच्चों, और नेट मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे निकाली है, इनवर्ड माइनस आउटवर्ड, ठीक है ना। तो नेट फील्ड की डायरेक्शन अंदर ही बचेगी, कितनी बचेगी देख लेते हैं, सोल्व कर लो। कॉमन लो तो इसमें से क्या है, देखो म्यू नॉट बाई 4π कॉमन है, ठीक है, 2√2I/3a भी कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा, 3, 2 कॉमन ले लिया तो 3 × 2 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 5, यानी कि म्यू नॉट बाई 4π, 5 की मल्टीप्लाई करो 10√2I/3, और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी नेट की वो किधर होगी, इनवर्ड्स, ठीक है ना, इनवर्ड्स। टेस्ला, ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कर दोगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर ले बच्चों। हम तो कहते हैं आपसे, अगर आपको देखिए
नोट हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, हम तो कहते हैं अगर देखो एक मिनट, हमने देखा कि इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/a था, है ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और सेमी की वजह से कितना था हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई I/a। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास में, जैसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों इसको, ये मान लेते हैं बच्चों आपके पास में एक एक्स एक्सिस, और सिमिलरली ये हो गया अपने पास में एक वाई एक्सिस। ऐसे इधर से करंट आया, कहाँ से, इनफाइनाइट से आ रहा है, करंट आई आ रहा है, और यहाँ से करंट फिर टर्न हो गया इस तरह, ठीक है, इधर चला गया, इनफाइनाइट तक जाता है आई करंट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है अपने पास में वो मान लेते हैं डी। सिमिलरली ऐसा मानो यहाँ से करंट आ रहा था, एक्स एक्सिस से इधर से करंट आ रहा था आई, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस आपकी, इनफाइनाइट से करंट आई आ रहा था, फिर करंट यहाँ से इधर टर्न हो गया, इनफाइनाइट तक जा रहा है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, चलो निकालते हैं। ठीक, ये जो वायर है, इस वायर के दो पोर्शन, एक तो पोर्शन ये हो गया 1 और एक हो गया पोर्शन ये। इस 1 पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 मान लेते हैं। तो B1 की वैल्यू तो होगी बच्चों हमारे पास में 0, क्योंकि ये जो वायर है इसकी एक्सिस, यानी कि ये वायर जो है इस वायर की एक्सिस क्या है, यही तो है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो इस वायर के एक्सिस पर आ गया, तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर 0 होगा। सिमिलरली ये पोर्शन वायर का मान लेता हूँ 3 और ये पोर्शन मान लेता हूँ 4, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर नंबर 3 इज ऑल्सो 0, क्योंकि ये जो वायर है अपने पास में इस वायर के भी ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर ही आता है, ऑन दिस एक्सिस, ठीक है ना। अगर ये वायर है, करंट आई है, मैं पूछूँ आपसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि इसी की एक्सिस पर आता है। क्लियर है बच्चों। अब बचते हैं अपने पास में दो पोर्शन 2 और 4, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप देख रहे हो ये 2 नंबर वाला पोर्शन है इस पॉइंट के लिए एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ का। कैसे, देखिए आप, ये वायर ऐसा है, ये आगे तक तो इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक है, और आपका पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा d डिस्टेंस पर, ठीक है ना। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री, एक हो गया हमारे पास में 0, कितना हो गया 0। तो यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस 2 नंबर वाले की वजह से वो मान लेते हैं बच्चों B2। चलो बोलो कितनी होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस t। डायरेक्शन किधर होगी, हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो ये वायर है, करंट नीचे जा रहा है, अपने राइट हैंड का यूज करते हैं। अब इसमें करंट नीचे है तो थंब किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो उसकी तरफ फिंगर्स पॉइंटेड कीजिए। थंब देखो करंट की डायरेक्शन में है, तो पाम किधर है, आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर किधर हो जाएगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब बच्चों डॉट। यहाँ पर ऐसा सोच सकते हो, एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस। कौन सी होगी, जेड। यानी कि इसकी वजह से B2 जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस जेड की तरफ है, यानी कि इनटू में लगा सकता हूँ मैं, इनटू में के कैप। डायरेक्शन क्या बता रही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है। अच्छा, अब इस वायर की वजह से और देखते हैं, ये वायर भी इस पॉइंट के लिए सेमी इनफाइनाइट है, तो इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड B4 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, ये भी D है, ये भी कितना है, D है। हाँ, इसकी वजह से डायरेक्शन देखिए किधर होगा, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब करंट की डायरेक्शन में कर लेते हैं, पॉइंटेड करते हैं फिंगर्स को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। ओके, अब पाम किधर है, आउटवर्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। इसकी वजह से आउटवर्ड थी और इसकी वजह से भी आउटवर्ड, मतलब के कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, और आप देख रहे हो तो दोनों की दोनों वैल्यू 0 है, और ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में के कैप, तो ऐड हो जाएंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐड कर दो इसको, 4 पाई I बाई D के कैप, ठीक है ना। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट दिस पॉइंट। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। इस पॉइंट पर
ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई। कर दोगे? ठीक है, साफ कर दें इसको, नोट कर लें बच्चों। ओके, और देख लो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों इसके ऊपर। जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की फॉर्म में वायर को एडजस्ट कर दिया बच्चों, ऐसे मान लो, ठीक है। चलो मान लो इसकी जो मैं साइड मान लेता हूँ वो मान लेता हूँ डी। कितनी मान लेते हैं? ये डी, ये भी डी, ये भी डी। अच्छा, ऐसा मानो आप इधर कुछ करंट गया, मान लो इसमें करंट ऐसे चल रहा है, इस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, ऐसा मान लो। तो इसके बिल्कुल सेंटर पर, सेंट्रोइड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कर लेंगे बच्चों, कैसे? देखिए ज़रा ध्यान से। हम एक काम कर लेते हैं, ये जो वायर है अपने पास में पी क्यू, इन वायर्स की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने देखो ये वायर लिया पी क्यू, ये रहा इसका ओ पॉइंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब पहली बात तो ये मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो यहाँ से इसके ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ये पूरी साइड डी थी तो ये कितनी बच जाएगी? d/2। ये भी कितनी बचेगी? d/2, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, इस एंड को ज्वाइन किया, इस एंड को ज्वाइन, याद करो आप, ये अल्फा होता है और ये कौन सा होता है? बीटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4 I बाई दिस डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? बताना मेरे को। μ0/4 I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अरे ये भी तो एक स्ट्रेट वायर ही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को ये पता है ये जो पूरा एंगल होता है अपने पास में, जानते हो नहीं पूरा एंगल कितना होता है? 120। तो यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। तो ये एंगल भी 60, ये भी एंगल 60, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई अपने पास a। क्लियर है? और ये d/2 अगर लेंथ है इसकी तो ये भी d/2 हो गया, ये पूरी d है तो ये d/2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, PQ वायर की वजह से। तो निकाल लो, μ0/4 I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, ठीक है, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये दोनों कितने हैं? 60 के हो गए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो इस ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में a/d/2, ये एंगल 60 डिग्री के अपोजिट का एंगल जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है? cot थीटा, cot 60 डिग्री। नहीं आया क्या? समझ बोलो, 60 डिग्री अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज से बेस हो गया ना, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। cot 60 वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो a की वैल्यू उधर ले जाओ आप d/2 को, तो ये हो जाएगा d/2√3, d/2√3। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो वैल्यू आंसर आ जाएगा μ0/4 I बाई d/2√3, ऊपर चला गया। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, √3/2 और √3/2 ऐड करो, 2√3/2 हो जाएगा ना। देखो √3/2 प्लस √3/2, तो एलसीएम आ गया, तो ये आ गया √3 प्लस √3, ऐड करो 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और √3 इंटू √3 हो जाएगा पूरा कंप्लीट 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी PQ वायर की वजह से μ0/4 6I/d। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये वायर है, इसमें करंट इधर जा रहा है, तो राइट हैंड में पकड़ लो इसको आप, करंट की डायरेक्शन में थंब, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी उस की तरफ फिंगर्स पॉइंटेड को, फिंगर्स किधर रोटेट कर सकते हैं आपकी? अंदर की तरफ, या पाम की डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई है इनवर्ड्स। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं बच्चों कि जो आपका QR जो वायर है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही होगी सेम, क्योंकि सेम एंगल्स सेम करंट,
और डायरेक्शन भी किधर होगी, इनवर्ट। और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, जो यानी कि इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर पी। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर, और मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या होगा, इक्वल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, μ0/4π6I/d। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड्स। किधर होगी, इनवर्ड्स। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो एक वैरायटी का और क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें क्वेश्चन को। एक वैरायटी का क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो बच्चों देखो एक मिनट, मान लो एक वायर अपने पास में, ये वायर, ठीक है, करंट इसमें आई है, मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट की इस लोअर एंड से डिस्टेंस d दे दी जाती है, ये वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज एक्सिस ऑफ वायर, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो निकालनी आती है एक फाइनाइट वायर की वजह से, बोलो क्या फॉर्मूला, μ0/4πI परपेंडिकुलर डिस्टेंस a इंटू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। हमें निकालना है, आई तो दे रखा, आई ही, ए की वैल्यू निकाली, ए डी नहीं है अपने पास में, ये क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी हो, ये हो जाएगी, अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये ए है अपने पास में, और ये एंगल मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूँ, आपको दे रखा है 37, कितना बोलो, 37 या 60 डिग्री मान लेते हैं। और ऊपर वाले एंड को भी इससे ज्वाइन किया मैंने, तो ये एंगल हमारे पास में मान लेते हैं, ये एंगल भी अपने पास में है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि एक वायर है, करंट आई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हो, तो ये ऐसे बीटा लेते थे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज बीटा, और लोअर एंड से मिलाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज अल्फा। अब ये देखिए इसका लोअर एंड ये है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती थी इसके साथ मेजरमेंट करते थे एंगल का, ऊपर वाला एंड तो ये है, तो बीटा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये होगा अपना बीटा। तो अब अल्फा क्या होगा, अब नीचे वाले एंड को यहाँ पर बनाया गया, ये एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है अपने पास में बच्चों ये रही, और अल्फा लेते थे इस डायरेक्शन में, यहाँ से, तो यहाँ से ये एंगल लेंगे, देखिए यहाँ से, तो ये एंगल होगा ये वाला। समझ आ रही बात है, क्लियर है ना, ये वाला देखो अल्फा ऐसे मेजरमेंट करोगे, ऐसे, क्लियर है ना, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये एंगल ऐसे समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ये एंगल ऐसे लेते हैं, ऐसे लिया जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ये वाला अल्फा होता है ऐसा, ये वाला। बट ये लाइन तो मेरे को ऊपर मिल रही है, कोई बात नहीं, जब तक चलते चले जाओ वो लाइन नहीं आती है, तो यही क्या होगा आपके लिए। तो मेरे को बताइए ज़रा फटाफट, अल्फा कितना हो जाएगा, ये एंगल पूरा, इसमें से ये कितना है 30, कितना बच्चों 30 है, 30 है, तो ये पूरा कितना बच गया 360 माइनस 30, इसकी वैल्यू आ गई 330। अल्फा की वैल्यू तो ये आई, और बीटा तो आपको पता है ये कितना है 60, बीटा तो ये होगा ना पूरा एंगल, ये बीटा होगा पूरा 60, ये परपेंडिकुलर एक्सिस से ये जो एंगल होता है ये वाला एंगल, बीटा 30 + 30 60 हो जाएगा। आप इस ट्रायंगल्स में देखिए a/d निकालो, a/d किसके इक्वल होगा बताना मेरे को, a/d, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है cos थीटा, यानी कि थीटा वैल्यू है 30 cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी √3/2 रखो 2d, a की वैल्यू ये आ जाएगी, समझाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर √3/2d, नहीं आएगा समझ, बोलो ये हो जाएगा। तब यहाँ पर रख देते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना ज़रा कितनी आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बोलो, √3d/2, 2 पर चला गया, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है 330 प्लस साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 60। तो ये अपना आंसर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब एक बात देखें ध्यान से, हम साइन इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें पता होना चाहिए बच्चों कि साइन 360 माइनस थीटा, और आपको ये पता है ये होता है बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ, और फोर्थ में हमारे पास में सेकेंड थीटा और कॉस थीटा दोनों टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल मेजर करना होता है तो देखो 0, 90, 180, 270 फिर 360, 360 माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये वैल्यू जो होती है हमारे पास में साइन 360 माइनस थीटा, ये होता है माइनस का साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इसको, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, 2i/√3d इंटू साइन, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 360 माइनस 30 प्लस में इसकी वैल्यू होती है साइन 60 की √3/2। आंसर देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/√3d इंटू, इसको लिखा जा सकता है माइनस का साइन 30 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, प्लस में है √3/2, और बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1/2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/√3d इंटू, ये आ जाएगा √3/2 पॉजिटिव है, ये वैल्यू आएगी -1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास में म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना, आई इंटू में ये बचेगा √3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, बाय √3d। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप जानते हो किधर होगी, इनवर्ड्स, किधर होगी, इनवर्ड्स। तो ये था हमारे पास आसान सा क्वेश्चन, यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरे पास में एक सवाल ये ले लेते हैं बच्चों, मेरे पास में एक वायर ये है और एक वायर ये है मेरे पास, दोनों इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है। मान लो इस वायर में जो करंट है I1 = है वो है 3 एम्पियर, और इस वायर में जो करंट है I2 मान लेता हूँ वो है 4 एम्पियर। मान लो इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ बच्चों 2a। तो मैं कहता हूँ आपसे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी, कहाँ कहाँ पर, एक तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर, एक यहाँ पर Q पॉइंट पर, एक यहाँ पर R पॉइंट पर। Q पॉइंट यहाँ से A डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी हमारे पास में यहाँ से A डिस्टेंस पर है, और R भी यहाँ से A डिस्टेंस पर है। तो P, Q, R इन तीनों पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कर देंगे। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है किसी भी डिस्टेंस पर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/a, स्पेशल केस पढ़ा था आपने पहला ही, 2i/a होती है। तो सबसे पहले हम P पॉइंट पर बात कर लेते हैं, कहाँ पर बच्चों, एट पॉइंट P पर बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, एक तो इस वायर की वजह से भी होगी, वायर नंबर 1 की वजह से होगी, इसको एक बार छोड़ो आप, वायर 1 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों, a है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इनफाइनाइट लेंथ का। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी B1 होगी, वो होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डायरेक्शन की बात आती है, अब डायरेक्शन हम देखेंगे कौन से रूल से, राइट हैंड पाम रूल से देख लेते हैं। तो इस वायर को हमारी राइट हैंड में आप पकड़ लीजिए, थंब करंट की डायरेक्शन में, अब करंट ऊपर जा रहा है तो थंब राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ लिया, करंट ऊपर जा रहा है, तो फिंगर्स किधर पॉइंटेड कीजिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी, कर ली। अब आपकी जो पाम है वो डायरेक्शन किधर बता रही है, पाम तो ये होगी ना, और पाम की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, पाम की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, बाहर का मतलब डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की डायरेक्शन बाहर, यहाँ पर B1 इधर होगा। क्लियर है, ठीक।
अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस वायर की वजह से भी होगी। अब इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ V2, वैल्यू हो जाएगी μ0/4 2 I2, करंट I2 है, बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2A यहाँ तक हो गया, A यहाँ तक 3 हो जाएगी। अब डायरेक्शन देखते हैं, इस वायर की वजह से भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ही होगी। देखो करंट ऊपर जा रहा है ना, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी। तो यहाँ पर ये भी होगी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अब एक बात बताओ, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट, ऐड हो जाएंगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे P पॉइंट पर, तो वो आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों, V1 + V2। चलो इन दोनों को ऐड करते, कॉमन वैल्यू क्या है, μ0/4 है, ठीक है। और क्या है कॉमन हमारे पास में, μ0/4 A कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, μ0/4 ये बचेगा 2I1 प्लस, यहाँ पर बचेगा बच्चों 2 भी तो कॉमन था ना, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, I1 प्लस में I2/3, ये वैल्यू पुट करते हैं, 2 μ0/4 A इंटू I1 की वैल्यू 3 है और I2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4/3 सोल्व करो, 9 + 4 13/3, 13/2 μ0/4 A इंटू कितना 13/3। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी ऐड करने पर μ0/4 26/3 A। अब मेरे को Q पॉइंट पर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहाँ पर निकालनी बताओ, एट पॉइंट Q पर। तो इस Q पॉइंट पर और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, चलो इस Q पॉइंट पर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से भी होगी और इस वायर की वजह से भी होगी, तो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट की इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो A दे रखी है, ठीक है, बिकॉज ये 2A पूरा, ये बिल्कुल बीच में था, ये दे भी रखा आपको, ठीक है। तो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, P1 = हो जाएगा μ0/4, ओके, और ये हो गया 2I1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। डायरेक्शन देखो आप, अब करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब कर लीजिए, पाम की डायरेक्शन अंदर है ना, या अपनी फिंगर्स को अंदर घुमा सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, इनवर्ड का मतलब क्रॉस। अब V2 की बात कर लेते हैं, चलो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होगी इसकी, देखिए μ0/4 2I2/A। क्यों, करंट I2 है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे भी A है, बट डायरेक्शन देखो, वायर करंट इधर, करंट कैरिंग वायर राइट हैंड में पकड़ लो, फिंगर्स किसकी तरफ पॉइंटर हो, पॉइंट की तरफ, तो पाम की तरफ आपकी डायरेक्शन किधर बता रही है, बाहर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए B1 तो है अंदर की तरफ और B2 है बाहर की तरफ, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब B2 की वैल्यू ज़्यादा है तो B2 में से B1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। B2 ज़्यादा क्यों, क्योंकि I2 की वैल्यू 4 एम्पियर थी, तो सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कॉमन बताओ बच्चों क्या आएगा, μ0/4 2/A, यहाँ पर बचेगा I2 और यहाँ पर बचेगा I1, तो ये 4 - 3 1 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी μ0/4 2/A टेस्ला, ओके। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी μ0/4 2/A, ये मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर। और डायरेक्शन बताओ, B2 में से B1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो नेट फील्ड की डायरेक्शन B2 के अलॉन्ग होगी, मतलब नेट फील्ड होगी यहाँ पर आउटवर्ड्स। अब इस पॉइंट पर आप खुद निकाल सकते हो, खुद निकालोगे ना, इसकी वजह से भी इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, मतलब वैल्यू आएगी यही नहीं आएगी बच्चों, इनकी वैल्यू अलग अलग है, इनवर्ड आएगी, नेट फील्ड ऐड हो जाएगी। खुद ट्राई करो बच्चों इसको, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, हो गया नोट ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन ये है अपने पास में बच्चों, एक काम कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेते हैं? एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले बात सुनो ध्यान से, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। मान लो क्या मान ले बच्चों, मेरे पास ये एक वायर है और इसमें करंट आई है मान लो, ठीक है। मैं कहता हूँ आपसे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इस पी पॉइंट पर, और इस पी पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से है वो मान लेता हूँ √3a, ठीक है। ये a है और ये भी a है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कर दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी पी पॉइंट पर, कर देंगे सर। इसमें एक फाइनाइट लेंथ का वायर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता है, B = μ0/4π कितना करंट I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू कितना होता है बोलो, sin अल्फा प्लस sin बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब अल्फा क्या होता था? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो ये एंड नीचे वाला इसको मिलाओ, ये एंगल होता था और ये कौन सा होता था? बीटा। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तो वैल्यू दे दी आपको, देखो μ0/4π, ठीक है। करंट आई है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको √3a परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइन अल्फा, तो इस ट्रायंगल से साइन अल्फा निकाल लो। ये a है, ये √3 है, तो ये वैल्यू आएगी 2a बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते। तो साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अल्फा के बिल्कुल अपोजिट में ही हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 2a। ए ने को मार दिया तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। रख देते हैं साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस साइन बीटा, फिर से ये √3a है बच्चों, ये a है तो ये कितना आ जाएगा फिर से 2a। साइन बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो नेट फील्ड की वैल्यू आई μ0/4π I/√3a टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड होगी। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से